नमस्कार दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसमें पहला टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूं वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट है, जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत काफ़ी दिनों तक विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब यह दूसरे पे पहुंच गया है। पहले नंबर पर यूक्रेन हो गया है, जो विश्व के कुल हथियारों का 9.7% इम्पोर्ट करता है। इंडिया 8.2% और ये सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले रूस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। 11 से 15 के बीच में 70% आर्म्स इंडिया रसिया से मंगाता था, लेकिन अब 20 से 25 के बीच में 40% रह गई निर्भरता। 29% फ्रांस से है और 15% इजराइल से। थोड़ी सी इंडिया के इंपोर्ट में कमी आई है 4% की। यह ध्यान देने योग्य है क्योंकि इंडिया ने थोड़ा सा स्वदेशीकरण पे ध्यान दिया है, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान के हथियार आयात में 66% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान अपने हथियारों का 80% से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है। अब हमें ये देखना है कि एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं सबसे बड़े। तभी भी यूएसए 42% के साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और रसिया जो कि 21% पहले हुआ करता था 16 से 20 के बीच में, उसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम हो गई है। अब 6.8% ही एक्सपोर्ट कर पाता है पूरे वैश्विक निर्यात का। इसके पीछे कारण ये है कि रसिया यूक्रेन के साथ वार में लगा हुआ है। एक ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप इस समय उभर रहा है और पूरे विश्व के हथियार निर्यात में लगभग 33% का योगदान कर रहा है। दोस्तों, दूसरा मुख्य टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ईरान, इजराइल, यूएसए का वार है। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि तीनों ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए। तो 28 फरवरी को सबसे पहले इजराइल ने ऑपरेशन लायन रोर करके चलाया। फिर उसके बाद यूएसए एपिक फ्यूरी चलाया, जिसके तहत दोनों ने ईरान पर अटैक, और इसके बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया, जिसके तहत यह खाड़ी देशों में यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर में हमला किया, ख़ास तौर से इनके यूएसए के बेसेज पर, और किसी ऑयल डिपो पर भी हमला किया। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि इन देशों की वजह से ही यूएसए ईरान के ऊपर अटैक कर पाने में सक्षम हो रहा है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब ये वार स्टार्ट हुआ उसके बाद ईरान भी थोड़ा टाइट हुआ और उसने होर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। उसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। गैस की सप्लाई कम हो गई और क्रूड ऑयल की सप्लाई भी कम हो गई, जिसकी वजह से इंडिया में दिक्कत है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1986 को भी देख लेना है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं। और इसमें अभी 2020 में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब अगर वार हुआ है तो जहाँ पे यूपीएससी ये ध्यान देता है कि जहाँ पे भी थोड़ा चर्चा का विषय होता है उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप देख सकते हैं ईरान की सीमाएं किससे मिलती हैं। ईरान के बॉर्डर पे कौन कौन से देश हैं आप देखिए। पश्चिमी हिस्से में इराक, टर्की है, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। तो आप देखेंगे इन कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से देश ईरान से सटे हुए हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए जॉर्जिया बॉर्डर कंट्री नहीं है, इसका नाम ले सकते, तो ये ध्यान देना है। आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है तो उस पर आप देखिए कि पश्चिमी तरफ चलिए पर्शियन गल्फ है, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई पश्चिम से पूरब तरफ बढ़ते हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान और यूएई हैं और उत्तरी दिशा में ईरान है, तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, जब हम वार की बात कर रहे हैं तो इस दौरान हमें यह भी देखना है कि यूएसए को क्या क्या दिक्कतें आई। तो इसमें कई नाटो कंट्रीज़ ने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया। सीधे सीधे विरोध तो सभी ने नहीं किया, लेकिन स्पेन ने किया। स्पेन 1982 से 90 नाटो का पार्ट है। आपको ये देखना है कि नाटो में टोटल अभी 32 मेंबर्स हैं, जिसमें 12 मेंबर्स फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं
12 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स हैं और 4 कोल्ड वार के एरा में बने हैं। फिर उसके बाद 16 मेंबर्स 1999 से लेके 2024 तक बने हैं। नाटो को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी छोटी बना रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी 1-2 दिन में जो बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस कर